तो सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप आप सबके हाल बहुत बुरे होंगे। कोर्स ही ऐसा है भाई, हाल बुरे ही रहते हैं इधर, है ना। नंबर ऑफ आवर्स थोड़े से बड़े परसों के बाद। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी थोड़ा पढ़ाई बढ़ाओ अपने। बढ़ाए तुम लोगों ने? क्या ये मिला जुला सा आंसर क्यों देते हो? हाँ भाई, पास नहीं होना? कितना टाइम है एग्जाम में? 3 महीने, मतलब 90 दिन। 90 दिन आपके एग्जाम में रह गए हैं और सिलेबस अभी पूरा पहाड़ तुम्हारे सामने ही है ना। तो साइमल्टेनियसली करते हुए जाओगे तो ये होगा। अब ये पहले वाला नहीं है, इंस्टीट्यूट 6 महीने दे रहा है, बच्चा मौज ले रहा है, 2.5 महीने बाद सर सॉरी आप पढ़ेंगे। अभी ऐसे ऐसे करने का मौका नहीं है, जहाँ 1 महीना गया वैसे ही लटक लो फिर अगला अटेम्प्ट, है ना। तो पिछली बार भी बोला मैंने, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर पास होना है कंसिस्टेंसी बरकरार रखना लगातार। रेगुलर इंटरवल में आपको 7 to 8 आवर्स क्लास के अलग घर पे बैठ के पढ़ाई करनी है। मुझे पता है नहीं बैठा जाता, ये फोन्स तो बैठने ही नहीं देते। फोन की एक नोटिफिकेशन बजी नहीं, पता नहीं क्या उम्मीद स्टार्ट हो जाती है, अब तो उसने मैसेज कर ही दिया हो, उसके अलावा सबके मैसेज आते हैं। समझ रहे हो? तो मेरे भाई, अभी कुछ टाइम तक ये फोन के रील राल को छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। म्यूट पे रखा करो, तुम्हारी जिंदगी में कुछ पढ़ाई के अलावा अर्जेंट नहीं है, और अर्जेंट होगा तो तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है, हमारी मजबूरी होती है, हमारा फोन फिर भी हम भी साउंड को म्यूट पे ही रखते हैं कभी कभी, क्योंकि हम 24 घंटे पढ़ाते हैं तो ऑन रखना पड़ता है। आप सभी स्टूडेंट हो, आपकी जिंदगी में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ाई के अलावा। तो ये एंड्रॉइड की दुनिया से बाहर निकल जाओ, छोड़ दो बेकार की चीजें। हाँ, इसका इस्तेमाल करो ना, यूज करो। यूज कैसे होता है? कोई क्लास ले ली, कुछ मान लो कोई क्लास टॉपिक समझ नहीं आया तो अपलोडेड है ही सारे लेक्चर्स, उस टॉपिक को दोबारा सुन लिया। अब बड़ा आलस आएगा सुनने में, आता है ना। लेकिन वही है भाई, आलस के आगे भी फिर एक अच्छी दुनिया है, अगर आपने सुन लिया तो हो गया काम। तो प्लीज अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। तो मैं पूरा रिवाइज करा के जाऊंगा, ठीक है। आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे, आईसीआई के मटेरियल से भी और नोट्स से भी। नोट्स में एक टॉपिक मैंने कंज्यूमर सरप्लस नहीं दिया, वो हम मटेरियल से पढ़ेंगे, ठीक है। डन। तो हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो पहले मैं पूरा रिवाइज करवाऊंगा एंड देन हम मूव करेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहली बात भाई, कंज्यूमर कौन होता है? तो कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। अपनी वांट की सेटिस्फेक्शन के लिए वो बंदा क्या करता है? वो कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर इज द सीकर ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कब आता है? एक लेवल ऐसा होता है जहां पर उसको मोस्ट सेटिस्फेक्शन मिलती है, एक लेवल। अच्छा एक बात बताओ, आपको आपके दिए हुए बजट पर, ये बजट लाइन है, इससे ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, नीचे ये अनअटेनेबल हो जाएगा, ये अटेनेबल हो जाएगा। ये बजट लाइन है, पिछली क्लास याद है। अगर आपको इतने ही पैसों में फुल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इतने ही पैसों में, तो ये आपका मेन इक्विलिब्रियम हुआ या नहीं? नहीं समझे? ये इंडिफरेंस कर्व है, ये आपका इंडिफरेंस कर्व यहां पर, ये आपका मेन क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। आज की क्लास में वही पढ़ाऊंगा। फिलहाल तो मैं आपको मोस्ट सेटिस्फेक्शन पॉइंट के बारे में बता रहा था। देखो, आप कभी मार्केट में जाओ, आपको 1,000 रुपए में ऐसा शूज मिल गया, देखो आपका बजट 1,000 का ही था, तो बजट सेट आपका ओके, बजट लाइन ओके 1,000 रुपए का। अब देखो 1,000 रुपए में आपको किसी ने बताया कि भाई उस मार्केट में जा, तुझे ऐसे मस्त जूते मिलेंगे। मान लो आप 1,000 रुपए में दो सिचुएशन हुई, एक शूज लाए
जो कि 3 महीने में खराब हो गए। भाई 1000 रुपए की चीज है, 3 महीने में खराब हो रही है, दुख नहीं होगा? मान लो दूसरे जूते लेकर आए, वो खराब ही नहीं हो रहे, उसको आपने खुद ही पहनना छोड़ा, आउटडेटेड हो गए, बट उसकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज, तो आप ज्यादा खुश कहाँ होगे? मतलब आपके बजट में मोस्ट सेटिस्फेक्शन जहां मिली, उसी को कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये आंसर निकलता है अप्रोच से। आप कौन सी अप्रोच की बात कर रहे हो सर, कार्डिनल की कर रहे हो या? तो मेरे प्यारो, कार्डिनल अप्रोच में एल्फ्रेड मार्शल, जो कि पापा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो एक मार्शलेनियन अप्रोच देता है, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल मतलब कस्टमाइज्ड, जो परंपरागत चली आ रही है, जिसको आप यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू निकालते हो। ऑर्डिनल अप्रोच में प्रोफेसर हिक्स ने एक हिक्सियन अप्रोच दी, जिसको आप मॉडर्न अप्रोच कहते हो, और इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हो, आईसी एनालिसिस। ऑल वेल। कार्डिनल अप्रोच जब आप शुरू करोगे, तो कार्डिनल में कहता है यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी। तो टीयू होता है और एक एमयू होता है, टोटल यूटिलिटी और एमयू। टोटल क्या होती है? टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ ए, आपने कमोडिटी के ऑल यूनिट्स कंज्यूम करे, उसको टीयू कहते हैं। और एमयू क्या होता है? एडिशनल। एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से, जैसे कि मैंने यहां पर बोला, अगर मैं एक एप्पल खाता हूं तो 10 का सेटिस्फेक्शन मिलता है। दूसरा एडिशनल यूनिट मैंने लिया, सेकंड एप्पल, तो मुझे टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 17 का। तो 17 तो टीयू हो गया, और एमयू क्या हो गया? 7 एमयू हो गया। मैंने एक और एडिशनल एप्पल लिया, तो मुझे टोटल सेटिस्फेक्शन यानी कि टीयू 22 का मिला, एडिशनल कितना मिला? 5। ऑल वेल था। फिर मैंने आपको टीयू एमयू की कुछ कैलकुलेशन सिखाई, सीख गए। मैक्स टू मैक्स ऐसा ही क्वेश्चन कोई आ जाए तो आ जाए, आपके उसमें टेबल दे रखा हो, ऐसे एक दो क्वेश्चन होंगे, इजीली कर लोगे। मार्जिनल यूटिलिटी का नेचर ऑलवेज डिमिनिशिंग होता है या नहीं होता? द नेचर ऑफ एमयू ऑलवेज डिमिनिशिंग। मार्जिनल यूटिलिटी का नेचर हमेशा घटता रहता है। ऑल वेल। और अगर आप प्रोफेसर हिक्स की बात करो, तो यू कैन मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 एक्सेट्रा। ठीक है। फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहती है ये यूटिलिटी? जैसे जैसे आप एडिशनल कंजम्पशन करते जाते हो, वैसे वैसे आपकी यूटिलिटी धीरे धीरे क्या होती रहती है? बोलो ना, कम होती रहती है। आप एक ही प्रोडक्ट को दोबारा तिबारा चौबारा, आपने एक फुल प्लेट मोमोज लिया, ठीक है, पहला खाते, जब पहला खाने वाला होता तो गले से ऐसे हो रहा था, भैया मैं पहले आया हूं, है ना? जैसी प्लेट हाथ में आई तो पहला वाला बिल्कुल चाहे कितना भी गर्म हो, जल्दी से चटनी पे लगाया और खा लिया, वाह मजा आ गया। अब जैसे नेक्स्ट पीसेस आप उसके खाते जाओगे, वैसे वैसे आपकी यूटिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है, कंज्यूमर समझदार होना चाहिए। कार्डिनल अप्रोच पे एप्लीकेबल है, क्योंकि जो प्रोफेसर हिक्स है उसका आईसी कर्व बनता है, तो वहां यूटिलिटी की बात हम लोग नहीं करते। सिर्फ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ए कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो। जैसे एक मोमोज अभी खा लिया, एक पीस, फिर एक पीस आप 4 घंटे बाद खा रहे हो, उतना ही गरम सेम स्टैंडर्ड का, फिर एक पीस 4 घंटे बाद खा रहे हो। आप 10 साल तक भी खाओगे ना, तो भी आपका डिमिनिश नहीं होगा। स्टैंडर्ड आप ले रहे हो, प्रॉपर जितना लेना होता है। जब एक फुल पिज्जा लो, पिज्जा में मैंने कई बार मैंने भी खाया हुआ, तो लास्ट पीस नहीं होता, फुल पिज्जा की बात कर रहा हूं मैं, वो 40 रुपए वाली नहीं जिसमें 2 ही पीस मिलते हैं, वहां तो यूटिलिटी बढ़ी जाती है। फुल पिज्जा जब आप ले लो, तो लास्ट वाला होता है, तब हमारा प्रेम उबड़ता है, जिसके साथ खा रहे होते, ले ले यार तू ही खा ले। असल में हमारा प्रेम नहीं होता, वो हमसे खाया नहीं जा रहा। और आप कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन कर रहे हो। जैसे मैंने आपको चॉकलेट का एग्जांपल दिया, आप चॉकलेट का एक बाइट रोज सुबह दोपहर या शाम जब भी आपका मन करता है तब लेते हो।
आप जीवन भर लोगे वो वाइट, तब भी आपका डिमिनिश नहीं होगा। हाँ, आप उस चॉकलेट को साइमल्टेनियसली एक साथ खाओ कंटिन्यूअसली, तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। ऑल वेल। तो क्वांटिटी टी यू एम यू, तो मैंने आपको बताया था टी यू जब मैक्सिमम होता है तो एम यू क्या होता है, शून्य। टी यू जब बढ़ता है तो एम यू घटता तो है बट एम यू पॉजिटिव रहता है, और टी यू के डाउन होती है एम यू नेगेटिव हो जाता है। टी यू जब मैक्सिमम होता है उसको पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं, कौन सा, और टी यू जब यहां होता है लास्ट में तो पॉइंट ऑफ सेटिएटी कहते हैं, सेटिएटी, याद है, पॉइंट ऑफ सेटिएटी। ठीक है जी, ओके। तो रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू क्या है, एज टी यू बढ़ेगा एम यू पॉजिटिव, एज टी यू कम होगा एम यू नेगेटिव, टी यू मैक्सिमम एम यू इज 0, पॉइंट ऑफ सेटिएटी। और फिर हमने एक नया टॉपिक शुरू किया। अच्छा, अभी ये सब रिवीजन चल रहा है, आज की क्लास अभी शुरू नहीं हुई है। इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस की अब बात हो रही है। आईसी कर्व हमने कहा, दोबारा से रिपीट करवा रहा हूं, indifference curve refers to the various combination of two commodities। दो कमोडिटी है, दो कमोडिटी के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो आपको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन दे। तो मैंने आपको बोला था मेरे पास एक यूनिट शर्ट का है और 15 यूनिट किसके हैं, पैंट के। ठीक है, मैं खुश हूं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन मैंने कहा चल यार एक शर्ट और बढ़ाते। ठीक है, एक शर्ट और बढ़ाते, तो मैं खरीद नहीं सकता हूं, मेरा इनकम क्या है, कांस्टेंट, मैं खरीद नहीं सकता। तो अब खरीद नहीं सकता तो वो शर्ट एक और बढ़ाने के लिए क्या करूं, मंदिर के बाहर बैठ जाऊं, मैं वो भी नहीं कर सकता। तो मैं गया किसी पर्सन के पास जिसके पास एक्स्ट्रा शर्ट पड़ी हुई थी, मैंने उसको बोला कि भाई एक शर्ट दे दे। तो उसने कहा बदले में क्या दोगे, मैंने कहा एक पैंट ले लियो। कहता बुद्धि भ्रष्ट नहीं है मेरी, निकल। कहता दो ले लियो, तीन ले लियो, चार ले लियो, पांच। मैंने चार में बात खत्म करनी है तो कर। यार ठीक है भाई, बेटा बाहर जाके मस्त बढ़िया करके आ जाओ आराम से। एक, दो, तीन, चार, चौथे पे वो बंदा क्या हुआ, थोड़ा कुछ लग रहा है, ठीक, खांसी सही है अभी, ओके, नहीं तो 2 मिनट जा सकते हो बाहर। ठीक है, अच्छा चार शर्ट, सॉरी एक शर्ट के बदले में चार पैंट वो देने को राजी हुआ। एक्चुअली में वो चार पैंट मुझे क्यों दे रहा है एक के बदले, एक शर्ट के बदले मेरे से चार पैंट क्यों ले रहा है, क्योंकि उसे पता है कि सामने वाले पर्सन की डिमांड, अभी नीड क्या है, ज्यादा है। इसलिए जब भी आपकी नीड ज्यादा हो ना, किसी को बताना मत, ये रूल है दुनिया का। अगर आपने अपनी नीड में किसी के सामने रोना चालू कर दिया ना, वो आपका इतना फायदा उठाएगा कि क्या ही बताएं। आपकी बार्गेनिंग पावर हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए, इसीलिए कभी भी नीड में किसी को कुछ भी मत बताना। पुराने जमाने में आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, किसी किसान को थोड़े से पैसों की जरूरत होती थी तो उसको पूरी जमीन क्या रखनी पड़ती थी, जमीन थी मान लो 1 लाख की और 2,000 रुपए के लोन पे वो जमीन गिरवी रख दी, और वो किसान 2,000 का लोन वापस, उसकी पूरी की पूरी जमीन चली जाती थी। यही होता था ना पहले, और ये कुदरत का नियम है। अगर आपको जरूरत है, सामने वाला आपकी ऐसी की तैसी करेगा। करी ना यहाँ पर, उसने चार पैंट के बदले एक शर्ट दी। हमने कहा एक शर्ट और चाहिए भाई, उसने कहा ला चार पैंट दे। मैं कहा चार तो नहीं दूंगा, काम तो मेरा दो शर्ट से चल ही रहा है। वो भी समझ गया, उसने कहा भाई तीन दे दे, चल तीन ले ले कोई बात। फिर एक शर्ट और दो शर्ट, फिर देखना बाद में कि एक के बदले एक दे रहा है तो दे, वरना निकल चल कोई बात नहीं। चार शर्ट छह पैंट बहुत होते, जिंदगी गुजर जाएगी मेरी पहन के।
शर्त ये है मेरे को डायबिटीज ना हो जाए, मैं मोटा पतला ना हो जाऊं, वो अलग बात है। कुछ समझ रहे हो? हर सिचुएशन पे एक कॉम्बिनेशन बना। पहले वाले पे जब मैं एक शर्ट के बदले मेरे को 4 पैंट गवानी पड़ी, तो मैंने 4 गवाया, मतलब 4 पैंटों का मैंने क्या करा, सेक्रीफाइस करा एक यूनिट के लिए। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। एक लेने के लिए 4 गया, फिर दोबारा एक लेने के लिए 3 पैंट गई, फिर एक के लिए 2 पैंट गई, एक के लिए एक ही पैंट गई, तो यहां पर बराबरी पे आई। हर बार मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ा। दिस इज कॉल्ड MRS। ऑल वेल है? तुम लोग घर पे पढ़ोगे नहीं? मैंने आपको नोट्स दिए, क्लास में इतनी लंबी क्लासेस ली, घर पे बैठ के तुमने पढ़ाई नहीं करी? सीरियसली बताना, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, ठीक है? तुमने किसने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहां से जाके घर पे पढ़ा था? सिर्फ एक बच्चे ने। और है कोई? 2 बच्चे। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ। 3 4 5। बाकियों ने क्यों नहीं पढ़ा? है जी? डिमांड कर रहे थे। डिमांड जो छूटा है वो करते रहो, लेकिन जो चल रहा है वो चलते रहना चाहिए। 8 घंटे इस वजह से ही तो कह रहा हूं पढ़ने को। जो चल रहा है उसे पीछे मत छोड़ो, क्योंकि सबसे ज्यादा कोई चीज हमें अच्छी तब आती है जब हम टीचर के साथ पढ़ते हो। हमने पढ़ा दिया, आपने कहा इसको तो बाद में करेंगे, पिछला करते, फिर जब बाद में बैठे तो दिमाग ही नहीं चलेगा, आधी चीजें भूल जाओगे। और अभी जो पढ़ी हुई है मेरे साथ तुरंत तुरंत क्लास में सब याद होगा। नोट्स आपके पास ही, आपने फटाफट ऊपर कुछ लिख दिया, उसका कमेंट कर दिया, कोई नोट्स लिख दिया। ये टेक्निक है अच्छी पढ़ाई करने की, ये 11th-12th तक की पढ़ाई नहीं है, मेरी बात मान लो। इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आपको पता है, इस बार इंस्टीट्यूट को थोड़ा रहम आया था। 29.33% कुछ आसपास दिया था रिजल्ट, यानी कि 100 में से 30 बच्चे करीब पास किए थे। इंस्टीट्यूट नहीं करता। 17 बच्चे, 18 बच्चे, 22 बच्चे पास होते हैं आउट ऑफ 100। क्या लगता है 22 के अलावा 78 स्टूडेंट बेवकूफ है? वो घास खाते हैं, वो भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है? तो इंस्टीट्यूट का 22% का रिजल्ट है। एक्चुअली इंस्टीट्यूट को अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना है। वो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट बना देगा तो इनकी वैल्यू भी बीकॉम जैसे लोगों की नहीं हो जाएगी। इंजीनियर्स देख रहे हो 20-20 हजार में नौकरी कर रहे हैं, जिन्होंने कहीं से भी इंजीनियरिंग करी हुई है। सीए को सुना है कभी कोई 20 हजार में सीए काम कर रहा है? मिनिमम काट पीट के शुरुआती सीए लाख रुपए कमा रहा है आज की डेट में। शुरुआती की बात कर रहा हूं, और फुल अपने उस पे कमाता है, अपनी शर्तों पे, किसी के अंडर में नहीं रहता। तो इंस्टीट्यूट आपके स्टैंडर्ड को कम नहीं करता कभी भी, तो इंस्टीट्यूट रिजल्ट कम करता है। बीकॉम में सुना है किसी ने बोला हो मैं बीकॉम फेल? बीकॉम पास ही होते हैं सब, वहां फेल कोई भी। और सीए में कोई बोले सीए कर रहा है, तो पहला क्वेश्चन होता है सामने वाला अगर समझ आ रहे तो भाई कितने अटेम्प्ट लगे, या कौन सा पेपर दे रहा है, कितनी बार फेल हुआ। इंस्टीट्यूट आपके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए 22% देता है, तो 78 बेवकूफ नहीं है। पढ़ वो भी रहा है, वो 22 वाले से कमजोर पढ़ाई कर रहा है, दैट्स इट। दो दोस्त जंगल में जा रहे होते हैं, दोनों दोस्त जा रहे हैं, तो पीछे से जो है वो बढ़िया वाला शेर आता है, चीता नहीं होता जो दौड़ता है, सुन तो लो। अब चीता देख लेते हैं दोनों दोस्त, तो एक दोस्त जो है बड़ी तेज भागता है, तो दूसरा कहता है अबे चीते से तो हम भाग ही नहीं सकते, चीता तो खा जाएगा हमें, चीते तो हमसे तेज दौड़ता है। तो वो दोस्त कहता है जो भागता है, मेरे भाई मैं चीते से भाग ही नहीं रहा हूं, मैं तो तुझसे भाग रहा हूं। नहीं समझे? नहीं समझे? चीता सबसे पहले किसको पकड़ेगा? जो पीछे रह गया उसका पेट भर जाएगा, आगे वाला बच जाएगा। तो इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट की जो रेस है ना, वो यही वाली है। स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट चीता है, और स्टूडेंट कौन है?
जो धीरे भागता है वो फेल होगा, जो तेज भागता है वो पास होगा। भागेंगे दोनों ही, स्पीड देखो जरा कि भागने की क्या है। समझ गए ज्ञान देवताओं? तो ये जो 2 घंटे की पढ़ाई करके एहसान कर रहे हो ना, तो भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला 2 घंटे में घर पे जाके। दोबारा कह रहा हूं, इतने समय में अगर 7 घंटे से कम घर पे पढ़ रहे हो तो फिर अपने दीवार पे लिख लेना, मैं फालतू में सीए कर रहा हूं या कर रही हूं। और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूं, मैं बिल्कुल मुंह पे बोलता हूं कोई भी बात। समझ गए? 7 to 8 आवर मिनिमम आप सभी को रेगुलर पढ़ना है। कोई जन्मदिन नहीं मनाना, किसी की 13वीं पे मत जाना, कोई शादी में बुलाए मत जाना। बाद में बुलाएंगे नहीं जब नाकामयाब हो जाओगे, उनको शर्म आएगी तुम्हें बुलाने में। तो अभी तुम लोग मत जाओ, अभी तुम लोग, मम्मी कहेगी चलो वहां घूमने चलते, नहीं मम्मी आप जाओ थैंक यू। पापा बोले चलो टूर मार के आते, पापा बाद में। तो जब कुछ बनता है ना बंदा, तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करके बनता है। उसके बाद करना ना, रिजल्ट जैसे एग्जाम होगा तो 1 महीना मिलता है ना, उसके बाद माँ को जबरदस्ती कैच करा करा के ले जाना, चलो मम्मी आज सब्जी करेले खरीद के आते हैं, ठीक है अभी कहीं नहीं जाना। ऑल वेल, चलो जी वापस आते हैं। और इतना हम लोग कह रहे हैं, कुछ तो बात होगी। हर बैच में कहते हैं फिर भी बात बनती नहीं है, इस बैच में भी कह दिया कोई बात नहीं। लेकिन 2 4 5 ऐसे होते हैं जो समझ जाते हैं कि सर सही कह रहे हैं, और फिर वो अपनी स्पीड चेंज कर देते हैं। उनके रिजल्ट अक्सर मैंने पॉजिटिव देखे हैं। कुछ होते हैं वो छोड़ना पागल ही है साला, वो फिर वैसे ही रह जाते हैं। फिर वो अगले अटेम्प्ट में आते हैं रिजल्ट के बाद, सर वो ना मैं इस बार पढ़ना चाहता हूँ। हमें पता है तू क्या करेगा, लेकिन हमें फीस देता है वो, आओ बेटे पढ़ो। अगले अटेम्प्ट में भी उसकी वही आदत होती है। हाँ कुछ होते हैं जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा सुधर जाते हैं, तो कुछ वाले फिर पास हो जाते हैं। फेल होना गलत बात नहीं है, फेल होकर अपनी गलतियों का एहसास करना कि हम फेल क्यों हुए। पहली बात, फेल होना नहीं है, प्रयास करना है पास हो जाए। चल हो गए कोई बात नहीं, पूरा प्रयास किया, 200 नंबर आने थे, 197 पे अटक गए, 192 पे अटक गए, तो तुम अच्छे स्टूडेंट हो। तो अब मेहनत करनी है कि ये हम अटके क्यों। लेकिन तुमने पेपर दिया, 200 नंबर मिनिमम चाहिए, तुम्हारे आ रहे 42, फिर तुम आ रहे हो सर करा तो पूरा था। तो पगले क्या करा था तूने? मैंने सीपीटी का पेपर दिया था 2008 में दिसंबर के महीने में, मुझे डेट भी याद है, 14 दिसंबर को एग्जाम था। तो हम एक कोचिंग में जाते थे, ले लूँ 5 7 मिनट ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। कोचिंग में जाते थे तो हमारे साथ हमारा ग्रुप होता था, कुछ हम 9 10 बंदे थे, एक साथ एडमिशन लिया था हमने। गड़ी गड़ी में इंस्टीट्यूट था लाजपत नगर में। तो एक हमारी क्लास के में और एक लड़की भी थी, मतलब थी तो बहुत सारी, मैं स्पेसिफिक उसकी बात करूंगा अभी, ठीक है। तो हम पढ़ते पढ़ते थे, तो हम थोड़ा कमजोर किस्म के स्टूडेंट थे टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ टीचर की गलत फहमी थी वैसे, क्योंकि 9 10 दोस्त एक साथ होते थे थोड़ा बहुत, और बता सही है तू, कल कहाँ का साल है, बहुत टीचर वहां डिमांड सप्लाई करा रहा है और हम एक लड़ रहे, तूने मारा कैसे, तुम बताओ अभी तुझे, टीचर लगा पड़ा है। हम थोड़ा सा इस किस्म के बच्चे हुआ करते थे। टीचर कभी कभी हमें भगा भी देता था बाहर, ये तेरी सजा है, बाहर भाग। हम दोनों हंस रहे हैं, सजा है। मस्त कोका कोला पीते थे बाहर जाके। तो पढ़ाई कर ली ठीक है जैसे तैसे। फिर एक दिन ऐसी, जैसे मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ आज क्लास में, ऐसे हमारे टीचर थे, परमिंदर सर नाम था उनका। तो उन्होंने क्लास में ऐसी, बच्चे थे काफी, मतलब 30 के आसपास स्टूडेंट होंगे, तो उन्होंने ऐसे ही ज्ञान दिया, लेक्चर दिया आधे पौने घंटे का। उस दिन ज्यादा पढ़ाया नहीं। अच्छा टीचर किसी दिन ज्यादा ना पढ़ाए ना, तो वो दिन ज्यादा अच्छा होता है। उस दिन कुछ फिर पक्का कुछ ना कुछ बता के जाएगा। उसने हमें ज्ञान दिया सबको। अब ज्ञान दिया तो भाई मेरी आंखें खुल गई, मैं कहा साले इतने दिनों से,
और ऐसा लग रहा है उसकी सारी बातें पर्सनली मुझे कह रहा है, ठीक है। यही सबसे ज्यादा लगता है ना ये क्लास के अंदर। मैं कहा अब तो इसकी ऐसी की तैसी, ठीक है। उसने बढ़िया लेवल का ज्ञान दिया, और हमें 8-9 लड़कों को 9 थे, हम स्पेशली बोला कि तुम में से एक पास नहीं होगा, ठीक है। अब तो हमारे दिल पे लग गई बात, तो उसने जानबूझ के बोला था, सर ने मुझे बाद में बताया। हमने पढ़ाई स्टार्ट करी, मात्र 2.5 महीने 3 महीने रह गए तो ताबड़तोड़ पढ़ाई करते थे, 12 घंटे 11 घंटे भाई साहब। लॉ इकोनॉमिक्स तो ऐसे थी, पेज नंबर तक पता होता था कि कौन सा क्वेश्चन है, पूछ ले सब कुछ। अब पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद एग्जाम हुआ, तो एग्जाम वाले दिन गए तो दरियागंज में एग्जाम था, सेंटर पड़ा था। एग्जाम सेंटर पे मेरे साथ वही लड़की मेरे ही आगे बैठी हुई थी, बस आगे के आगे मतलब, ठीक है। मेरी ना मैथ्स बहुत वर्स्ट है, वर्स्ट से भी नेगेटिव बोल दो तुम इसको। अब थोड़ी बहुत ठीक होगी पढ़ा पढ़ा के, पहले तो और गंदी थी। उस टाइम क्या होता था, आपको 4 सब्जेक्ट में से टोटल 200 में से 100 लाने थे। तो मेरे को इतना पता था, मेरी अकाउंट्स इको, लॉ इको तो तगड़ी है, अकाउंट्स भी ठीक थी, तो मैं कहा पास तो मैं हो ही जाऊंगा, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मन में डर था, और नेगेटिव मार्किंग थी। तो मैंने मैथ्स का एक आधा क्वेश्चन ही सॉल्व किया, मैंने नहीं करा। मैं कहा भाई पता चला पॉजिटिव वाले भी नेगेटिव चले गए। अब मैं देख रहा हूँ वो लड़की जो है वो ताबड़तोड़ क्वेश्चन करे जा रही है भाई साहब। अब तुम्हें पता ही है इंसान में एनवीनेस बहुत होती है। एनवीनेस क्या होता है? जेलेसी टाइप। यार ये तो कर रही है, ये तो हमारे इंस्टीट्यूट में, ये तो रेगुलर भी थी, आती थी बढ़िया, ये वो सब कुछ। सही है। और हम मतलब एग्जाम सेंटर से एक साथ ही लगभग बाहर निकले। अभी मैं प्रैक्टिकली यहाँ करके नहीं बता सकता, ठीक है, तुम्हें बड़ा मजा आता। अभी मैं पैक हूँ जरा इस साइड में। जैसे गेट से बाहर निकले, उसके मम्मी पापा आए थे उसको एग्जाम दिलवाने के लिए। गेट से बाहर निकलती उसने स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे, व्हाइट और ग्रीन कलर के। ये पांव दबा दबा के, पापा 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 मजा आ गया पापा, इतना अच्छा पेपर पापा। अब वो तो ठीक है भाई, मैं निकला, मैं तो, और हम तो 9 के 9 खुद ही पेपर देने गए थे, हमारे माँ बाप को तो पता भी नहीं आज पेपर है। मैं कहा यार ये अच्छा, यार इनके मम्मी पापा आए और उसका पेपर इतना बढ़िया गया। हम सब शांति पूर्वक एक दूसरे को बताया कैसा गया, पता नहीं भाई क्या होगा, जो मेरी तो मैथ्स ऐसी थी बेकार। मैंने मैथ्स का एक या दो क्वेश्चन किए थे, वो भी स्टैट्स के, मुझे याद है। वो भी स्टैट्स के, एक दो फॉर्मूले होते हैं ना, प्रोबेबिलिटी वगैरह के नहीं, मीन मीडियम वाले, वही बस एक ज्यादा क्वेश्चन करे, दो करे थे बस ज्यादा से ज्यादा। अब रिजल्ट आया। अब रिजल्ट में मैंने अपना रिजल्ट नहीं चेक किया। अभी पिन डालना होता है, पहले पिन नहीं डालते थे, रोल नंबर पता हो तो रिजल्ट पता लग जाएगा। तो मेरे से आगे के आगे ही वो थी, उसके आए थे 37 मार्क्स आउट ऑफ 200, ठीक है। मैं कहा हम तो नेगेटिव में जाएंगे। उस इंस्टीट्यूट में 9 टॉपर थे और हम ही थे सारे, ठीक है। फर्स्ट भी हम, सेकंड भी हम, थर्ड भी हम, फोर्थ भी हम, फिफ्थ भी हम, 9 के 9 हम ही टॉपर थे। मेरा दोस्त टॉपर था, उसके 183 आए थे आउट ऑफ 200। चार्टर्ड है वो आज की डेट में। उसके 183 थे 200 में से। हम सभी को स्कॉलरशिप मिली थी इंटरमीडिएट में जाने के लिए। क्यों बता रहे हो ये? शो ऑफ नहीं करते ज्यादा, फालतू की बातें, ज्ञान नहीं देना किसी को। कोई कुछ पूछ रहा है आंसर दे दो, अच्छा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अपनी स्टडी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, और वो स्टडी स्ट्रांग दिखावे से नहीं होती, वो स्टडी स्ट्रांग होती है आपकी उन्हीं 7-8 घंटे की लगातार कंसिस्टेंट मेहनत से। समझ गए? ये काम आप सभी होगा। ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, समय कम है, तो आज मौका लग गया तो चलो कोई बात नहीं, बता दिया। तो घर पे जाके आज से मंथन करना, पहले मंथन समझते हो, थोड़ा सा सोच विचार करना कि आप कितने पानी में हो, देखना पानी से नीचे हो गए पक्का, ठीक है। वो भी जिसके 12th में बहुत परसेंटेज आई, 12th का कोई रोल नहीं है। 98% लाने वाले को 3 बार सीए फाउंडेशन देते हुए देखा है मैंने।
आर्ट्स का स्टूडेंट जो 8th क्लास में फेल हुआ है, आर्ट्स का स्टूडेंट 8th में फेल होके 11th में आर्ट्स ली, 12th में आर्ट्स ली, पहली बार में सीए फाउंडेशन निकाला है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बैंगलोर में 50 लाख का पैकेज है। नहीं समझे क्या कह रहा हूं? तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, फर्क ये पड़ता है प्रेजेंट सिनेरियो में आप कैसी मेहनत करते हो, दैट्स इट। आपकी 12th में 98% थे तो ये तो हो ही जाएगा, ये तो किया ही है, और ये करेगा कौन, और ये तो हो ही जाएगा, ये तो पेपर में ही नहीं आता। उसने पूरे सिलेबस को 5 बातों में बांट दिया। वो नहीं होने वाला पास, वो डेफिनेटली फेल होगा, फिर उसको ऐसे करेगा, फिर वो मेहनत करेगा, फिर हो जाएगा पास। तो गए ना 4 महीने, नहीं जाने चाहिए। 4 महीने का मतलब एक अटेम्प्ट जा रहा है, एक अटेम्प्ट का मतलब ऑल ओवरऑल फाइनल पे पहुंचते पहुंचते तक 6 महीने जा रहे हैं। अगर आपकी लाख रुपए भी सैलरी होती तो 6 लाख रुपए का सीधा नुकसान करा आपने बैठे बैठे। किया नहीं किया? टाइम पे सीए बन जाते, 6 महीने बाद बन रहे हो अभी, तो 6 लाख तो वही गए। ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव को छोड़ना नहीं है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव अच्छी पढ़ाई। अब आगे बढ़ रहा हूं। तो कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर आपका रैशनल होना चाहिए। कंज्यूमर फॉर्म्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी बेस्ड ऑन ऑर्डिनरी अप्रोच एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कांस्टेंट। तो आपका आईसी कर्व जो है ऐसे बनता है, डाउनवर्ड, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बोलते हैं इसको, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, तो एमआरएस मैंने क्या बताया था, देखो यहां पर 6 का सेक्रीफाइस कर रहे हो, एक पॉजिटिव, 4 का सेक्रीफाइस, एक पॉजिटिव, 2 का फिर एक, फिर एक और एक, तो मेरा ये एमआरएस डाउनवर्ड जाता है नीचे की तरफ। ऑल वेल, क्लियर था? फिर हमने बात करी फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईसी। सबसे पहला, स्लोप्स डाउनवर्ड टू राइट और कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ऑल द कॉम्बिनेशन गिव्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितने भी कॉम्बिनेशन थे, जब मेरे पास एक शर्ट 15 पैंट थी, जब मेरे पास 2 शर्ट 11 पैंट थी, जब मेरे पास 3 शर्ट 8 पैंट थी, 4 शर्ट 6 पैंट और 5 पैंट 5 शर्ट थी, मेरे को हर जगह पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। डन। आईसी राइट साइड का रिप्रेजेंट करता है कि आपको सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, हाइयर लेवल है। इसको आप मोनोटोनिक प्रेफरेंस भी बोलते हो। कौन सा? मोनोटोनिक, बताया था लास्ट क्लास में। ये देखो मैंने कहा ना, ये 4 4 जो 4 रुपए देकर 4 कमोडिटी देकर 4 मिल रही है, और वहां पर 4 देकर 8 मिल रही है, तो फिर 8 वाला ही बेनिफिशियल है। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था यहां पर, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। और दो गुड्स के बीच में इनफाइनाइट आईसी कर्व आप बना सकते हो, कितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन यू कैन ड्रॉ। तो ये देखो, ये ऐसी एंटीना की तरह ऊपर जाता है। ऑल वेल, एंड टू एंड्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर टच एनी एक्सिस, क्योंकि अगर कोई भी एक जीरो हो गया तो फिर आप डिफरेंस कैसे करोगे। डन था भाई? कोई डाउट यहां तक? तुम नहीं थे ना पिछली क्लास में? इसका वीडियो आ जाएगा 15 जून को 5:30 बजे शाम को, क्योंकि 14 तारीख तक ऑलरेडी डिमांड। मेरा नाम क्या है, उसके आगे क्लासेस डाल देना, ठीक है। यूट्यूब पे दीपक पाठक क्लासेस डालोगे तो मिल जाएगा, और सब्सक्राइब भी कर लो, नोटिफिकेशन मिल जाएगी। डन। लाइक भी करो, कमेंट भी करो, गाली मत देना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बजट लाइन की। तो बजट लाइन क्या था, तो मैंने बताया था, तो डिमांड मैंने पूरा अपलोड कर दिया है, कल पहली क्लास अपलोड की थी। 14 जून तक 6 लेक्चर है डिमांड के, 6 के 6 चल रहेंगे 5:30, फिर 15 जून को 5:30 बजे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। 15 और शायद 16 या 17, दोनों में से एक डेट में डिसाइड करूंगा। 5:30 बजे इकोनॉमिक्स, और 8 बजे लॉ का प्रीमियर। प्रीमियर पहले से पता लग जाएगा कौन सा टॉपिक है, डिमांड है तो डिमांड, कंज्यूमर है तो कंज्यूमर। सीक्वेंशियल पढ़ाई करना,
सीक्वेंशियल, हाँ जो लेक्चर क्लास में ले लिया है वो बेशक छोड़ सकते हो, उसका अगला लेना। मतलब आपका बैकअप आपका साथ साथ चल रहा है, बाद में इकट्ठा मत करना बोझ को। कई बच्चे क्या करते हैं, बाद में इकट्ठा करते हैं, बैकअप को बाद में लेंगे। बाद में जब आता ना वो यार 35 वीडियोस, खोपड़ी घूम जाती है ना। तो धीरे धीरे छोटा छोटा करके लो। डन। अब बात होती है बजट लाइन की। तो बजट लाइन क्या होता है? बजट लाइन कहता है आपसे कि it is a line showing different combination of two goods which a consumer can purchase with his given income and price of the goods। मतलब गिवन इनकम में और गिवन प्राइस में एक कंज्यूमर दो गुड्स को कितना परचेज कर सकता है। मैंने कहा था एक तो पेन है और एक आपका किटकैट है। किटकैट 10 रुपए की है, पेन 5 रुपए का है, आपकी इनकम 100 रुपए है। तो या तो आप क्या कर सकते हो, 5 पेन खरीद सकते हो, या 5 पेन खरीदोगे तो 0 किटकैट मिलेगी, या आप 10 किटकैट खरीद सकते हो, नहीं 20 पेन खरीद सकते हो, 0 किटकैट मिलेगी, या 10 किटकैट खरीद लो 0 पेन मिलेंगे। या आप ऐसा कर लो 10 पेन खरीद लो 50 रुपए के आ जाएंगे और 5 किटकैट खरीद लो। या आप 15 पेन खरीद सकते हो, वो 75 के आ जाएंगे। नहीं तो 16 पेन खरीदो, 80 हो जाएंगे और 2 किटकैट खरीद लो। मैं तो ये कह रहा हूं ये बजट लाइन है पूरा कॉम्बिनेशन। ठीक है। बजट सेट क्या होता है? इट रेफर्स टू ए सेट ऑफ अटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो आप कितने कॉम्बिनेशन तक जा सकते हो। देखो अगर मैंने आपको बताया पेन 5 रुपए का है और किटकैट 10 रुपए की है और इनकम 100 रुपए की है, तो क्या आप 21 पेन और 0 किटकैट खरीद सकते हो? एक पेन 5 का है तो मैक्सिमम 20 पेन खरीद सकते हो। तो ये जो गई ना, ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, जिसको आप अटेन, ये बजट के, अगर बजट लाइन ये होती है तो इसके ऊपर वाला जाता है, आपकी औकात नहीं है। मतलब आपको नहीं कह रहा मैं, पर्सनल मत लेना। ठीक है। ओके। तो बजट सेट आर 0, 60, 10, 40, 20, 20, 30, 0, 15, 30, 25, 10 एक्सेट्रा। इसको कौन सा कॉम्बिनेशन कहते हैं? कल मैच कौन जीता? किस किस ने देखा था? यूपीएससी के एग्जाम होते थे, यूपीएससी के एग्जाम में मैंने एक दो बार जाके इकोनॉमिक्स पढ़ाया। ठीक है। तो यूपीएससी के लायक जो इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत था, मेरे को कोई कोचिंग था, उन्होंने बोला कि दोस्त थे मेरे, उनका एक टीचर था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, उन्होंने कहा कि आप प्लीज एक आधा बैच पढ़ा लो। मैं कहा भाई मेरी औकात नहीं है, मैं सीए वाला हूँ। कह रहे नहीं प्लीज आप पढ़ाओ। तो वहां गया तो मैं पढ़ाता था, तो बैच होता था पूरा सामने। एक तरीके से मैं तो गेस्ट लेक्चरर गया था वहां पे, तो मैं उनको पढ़ाता था। तो पढ़ाया तो उनके बारे में थोड़ा बहुत पता लगा। मुखर्जी नगर की बात कर रहा हूँ, वहीं पढ़ते हैं सारे यूपीएससी वाले। तो उनकी क्लास में टीचर्स पढ़ाते थे, बड़े बड़े टीचर्स, ये सब जानते हो, अवध ओझा, आप रील्स देखते होगे इनकी, और दृष्टि आईएएस वाले, क्या नाम है उनका, उनका नाम भूल गया हूं, विकास दिव्य कीर्ति टाइप, ये जितने भी टीचर्स हैं वो वहां ही उन्होंने पढ़ाया। मैंने उनको पर्सनली कभी नहीं देखा, मैंने भी रील्स ही देखी उनकी। तो वो सारे के सारे टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो क्लास में 500, 800, 1000 बच्चे पढ़ते हैं। 500, 800, 1000 बच्चों से जैसे टीचर ने पूछा हाँ भाई कल मैच किसने देखा, कौन जीता, तो दो चार ऐसे होते थे, सर इंडिया जीत गई, जो टीचर उसको गाली देते थे, तो तेरी औकात नहीं है यूपीएससी करने की, ऐसे मुंह पे बोलता था। इसका मतलब ये नहीं कि मैच देख के आओ बट टीचर को मत बताओ, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में 4 महीने, 3.5 महीने तक दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो पता नहीं होना चाहिए। आप बोलो सर स्टेटस लगा लेते हैं लोग, तो काहे देखते हो स्टेटस? नहीं समझे? डिस्ट्रैक्शन की सारी चीजों को दूर कर दो, सारी चीजों को दूर कर दो डिस्ट्रैक्शन की। वहां गालियां, कसम से गालियां देते वो टीचर, मैच देखता है साले, ऐसे ही बोलते हैं मुंह पे गाली, तेरी औकात नहीं है यूपीएससी करने की।
बच्चा चुप, बच्चे को लगा मैंने तो अच्छा काम किया था। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये मैच मूच मत देखना, मुझे भी पता है इंडिया ही जीती है। अटेनेबल और फिजिबल। अटेनेबल मतलब जो आप अटेन कर सकते हो, अनअटेनेबल मतलब जो आपकी औकात से बाहर है, ठीक है। फिर मैंने आपको रोटेशन राइट वर्ड बताया। इनकम इंक्रीज होगी तो आप कमोडिटी एक्स को ज्यादा खरीदोगे, और इनकम अगर डिक्रीज होती है तो आप कमोडिटी एक्स को कम खरीदोगे। और मान लो प्राइस ऑफ एक्स रिड्यूस हो गया तो आप उसको ज्यादा खरीदोगे, और प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज हो गया तो कम खरीदोगे। प्राइस ऑफ वाई बढ़ गया, रिडक्शन हो गया, तो वाई को अब ज्यादा खरीदा आपने, और वाई सस्ता हो गया तो कम खरीदा। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ए रैशनल कंज्यूमर वुड बी लाइक टू हैव मोर ऑफ वन गुड्स विदाउट लेस ऑफ, आउट ऑफ द बंडल 2 2 आउट ऑफ 3 2। एक समझदार कंज्यूमर क्या खरीदेगा, 3 2 या 2 2? 2 के बदले में 3 मिल रहा है तो वही लेगा ना। तो ये हमारा पूरा का पूरा पिछली क्लास तक का रिवीजन था। आई होप मैंने आपको अच्छे से करा दिया, ठीक है। लास्ट टॉप, सेकंड लास्ट है वैसे तो, एक ये टॉपिक है कंज्यूमर सरप्लस है, वो हम मटेरियल से करेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ आईसी अप्रोच। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ आईसी अप्रोच, ठीक है। तो आईसी अप्रोच में कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब मिलता है, ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया हुआ है बजट लाइन क्या होती है। एक बात बताओ, जब मेरा बजट ये है तो मैं कम के कॉम्बिनेशन क्यों बनाऊं। जैसे आपके फादर ने आपको 2000 दिए, बोलो पूरे खर्च करके आओ, जाओ मौज लो। फिर भी आप 500 खर्च करके 1500 बचा के आ गए, क्या कर लोगे। जब आपके पापा ने बोला ना जाओ उड़ा के आओ, तो फिर उड़ा के ही आने। नहीं समझे क्या कहना चाह रहा हूं। जब आपको 2000 रुपये मिले, बजट आपका 2000 का है, तो ये वाला सेकंड, ये IC1 है, IC2, IC3, ये तो कर ही नहीं सकते क्योंकि बजट इससे बाहर है। पापा ने 2000 दिए, बोला उड़ा के आओ बेटे, तो जाके रोलेक्स के शोरूम में पहुंच गए, भाई घड़ी दियो। बहुत मारेगा साला वो, ठीक है। तो 2000 में मतलब तुम्हें 2000 की चीज करनी है। 400 रुपए की मूवी की टिकट ले ली, 400 रुपए की मैडम के लिए भी ले ली, 800 हो गए। एक पॉपकॉर्न ले लिया, पॉपकॉर्न एक ही चलेगा वरना मोहब्बत कम हो जाएगी, दोनों अलग लेंगे तो, ठीक है। 800 रुपए का पॉपकॉर्न हो गया, इतने का ही आता है, टिकट से भी ज्यादा पॉपकॉर्न। 400 रुपए में 150 रुपए जो है कोल्ड ड्रिंक में पी लिए, 150 रुपए उसको पिला दिए, बचे 100 रुपए। वो भी 100 रुपए भी कहाँ खर्च करें, बाहर देगा तो कुछ सिकंजी विकंजी मिल रही थी, गर्मी बहुत है दिल्ली में, वो भी कर लिए। फिर देखा तो पैसे खत्म हुए, घर कैसे जाऊं, 10 रुपए दे दे। ऐसा नहीं, ठीक है। तो वो घर भी पहुंच गया, फिर तो 2000 के 2000 खर्च हो गए, डन। उससे ऊपर नहीं कर सकता, कम कर रहा है तो बेवकूफ है। जब दे 2000 खर्च करने को तो कम क्यों कर रहे हो, करो ज्यादा पैसे खर्च, ठीक है। तो आ जाओ, इसको कहते हैं आईसी अप्रोच में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ आया, तो मैंने आपको क्या बताया, यहां आया इक्विलिब्रियम। यहां ऐसे इंटरसेक्ट हो रहा है यहां पर, तो यहां इक्विलिब्रियम लेवल कैसे आएगा, अभी बताता हूं, ठीक है। देखना, इन द केस ऑफ indifference approach, consumer is an equilibrium where the budget line makes tangent on indifference curve, or at that point where the slope of IC curve is equal to slope of budget line। तो बजट लाइन का स्लोप इक्वल दोनों साइड से कहां है, यहां पे। अब यहां ले लेगा, मान ले इसको तुम इक्विलिब्रियम कह रहे हो, तो एक गुड्स आपके पास बहुत है और एक थोड़ा सा ही है, तो मजा कैसे आएगा। यहां पर जितना आपको चाहिए दोनों चीज उतनी है, तो फिर आपको अच्छा इक्विलिब्रियम कहां पर मिला, यहां पर। जितनी कमोडिटी एक्स चाहिए उतनी है और जितनी वाई चाहिए उतनी, इसी लेवल पर है।
और यहां पर तो एक्स और वाई मीट ही नहीं कर रहे, मीट क्या कर रहे हैं, यहां पर मीट कर रहे हैं। और यहां पर आपको एक्स कमोडिटी ज्यादा मिल रही है, वाई कम है, तो फिर काय का इंडिफरेंस करो। समझ गए? तो सुनना, हेयर एमआरएस कंटिन्यूअसली फॉल्स इन द अबव डायग्राम ई मतलब ये इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर बजट लाइन टेंजेंट ऑन IC2। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में आती है। एंड स्लोप ऑफ IC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। बताओ, ये बजट लाइन है, दूसरा पेन लेते हैं, ये बजट लाइन है और ये स्लोप ऑफ IC है, दोनों क्या है यहां पर, इक्वल है। ठीक है, यहां बना के दिखा दूं, ये बजट लाइन, एक IC ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो ये मेरी औकात नहीं है, यहां मैं कम खर्च कर रहा हूं, कोई फायदा नहीं है, तो यहां है ना पूरा। ओके, in the above diagram there are three IC curve 1 2 or 3. IC3 gives more satisfaction as compared to IC1 and IC2. In same manner IC2 gives more satisfaction as compared to IC1. लेकिन IC3 पे सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, बट आपकी जेब में पैसे कहाँ हैं? देखो, सेटिस्फेक्शन बिजनेस क्लास में जाने में, 5 स्टार होटल में रुकने में, और मर्सिडीज से एयरपोर्ट से आपको लेने आए और घुमाने के लिए आपके पास बिल्कुल एस क्लास की मर्सिडीज हो विद वाइट कॉलर, वाइट ड्रेस ड्राइवर। ठीक है, तो ये सपना है आम आदमी का, वो चाहता है ना ये सब, लेकिन वो जाता है जनरल बोगी की ट्रेन से, बाहर जाके वो रिक्शा नहीं होते, सब 20 बंदे पहले से बैठे होते हैं, तो साइड हो, ठीक है उस पे बैठता है, धर्मशाला लेता है, ठीक है, और पैदल पैदल वॉक करते हुए जगह घूमता है, वहां मजा आ गया। समझ गए? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 5 स्टार की तमन्ना सब करते हो, वो आपकी सेटिस्फेक्शन है, लेकिन आपकी जेब का बजट क्या है, आ गया समझ? ठीक है, तो लाइन ए बी इज बजट लाइन विच शोज वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई कमोडिटी विच ए कंज्यूमर कैन परचेज विद हिज गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ये ए और बी है, ए से बी ये जो लाइन है, ये सारे कॉम्बिनेशन है यहाँ, अलग 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 अलग। At point E, consumer is in equilibrium because consumer income does allow him to get satisfaction on IC2, not IC. So on IC2 at point E, where he get maximum satisfaction is कौन सा point? आ गया समझ? तो ये बस एक टॉपिक कंज्यूमर सरप्लस है, वो हम करने वाले हैं अपनी बुक से, और बुक से भी थोड़ा सा आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बताओ, ह्यूमन वांट का नेचर क्या है? अनलिमिटेड। और वांट जो है सबकी अलग अलग होती है। देख, कुछ लोगों को मैं आपको बताता हूं, कुछ लोगों को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बड़ा मजा आता है घूमने जाने। जैसे इंडिया से बहुत ज्यादा लोग यूएस से पैसे वाले जो होते हैं वहां जाते हैं, मलेशिया से जाते हैं, सिंगापुर से जाते हैं, कनाडा से जाते हैं, तो बगल में ही है वहां, ऑस्ट्रेलिया से जाते हैं। समझ गए? उनको वहां सेटिस्फेक्शन मिलता है जाके। कुछ लोग पूरे साल पैसे जोड़ते हैं, साल में 20 दिन 25 दिन या 1 महीने इंडिया में रहने के लिए, वो भी एक जगह है वृंदावन, सुना है आपने नाम? एक महीना आएगा कार्तिक का, जो इस साल 23 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, बीच दिवाली कार्तिक में ही आती है। तो पूरी दुनिया के वर्ल्ड से लोग ना पूरे साल पैसे जोड़ते हैं कि वो यहाँ कार्तिक में उत्तर प्रदेश के वृंदावन जगह पर 1 महीना रह सके। उनकी स्पिरिचुअलिटी उनको अलाउड करती है, उनकी ह्यूमन वांट अनलिमिटेड स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई लोगों की ह्यूमन वांट अनलिमिटेड मटेरियल चीजों से। मटेरियल मतलब भौतिक चीजें, बीच पे ऐसे लेटेंगे चश्मा लगा के और मस्त बियर पियेंगे। उनका यह है कि चश्मा खोल के भगवान को देखेंगे। कनेक्शन आया समझ में? गलत दोनों में से कोई नहीं है, दोनों का सेटिस्फेक्शन है। तो यही नेचर है ह्यूमन वांट्स। ऑल वेल भाई साहब? चलो, तो ये इन्होंने सारा ये
पूरी कहानी बता दी, जैसे कि वांट वेरी करती है, टाइम प्लेस पर्सन, वांट हैबिट भी हो जाती है, वांट परंपरा भी रहती है। जैसे शादियों में सबको क्यों बुला रहे हैं? किसी को शौक है 20 लाख खर्च करने का? क्योंकि वो भी दूसरों की शादी में जाके खा के आया। भाई क्या हो गया, चुप हो जाओ। Want are affected by income, taste, fashion, advertisement and social norms. Yes or no? फैशन क्या चल रहा है मार्केट में? जैसे मैं आगे आज कपड़े पहन के आ जाऊं, मेरा जूता है जापानी, सॉन्ग सुना है तुमने? वैसे ही कपड़े पहन लूं 72 के टाइप के, अमिताभ बच्चन जैसे पहनता था, पैंट नीचे से बेल बॉटम वाली, चलते हुए आ रहा हूं तो झाड़ू साथ में ही लग रही है। अजीब सा नहीं लगूंगा? अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल रहा है तो आदमी नहीं वांट करता है, और कंज्यूमर की इनकम भी डिपेंड करती है, इनकम बढ़ रही है तो उसकी वांट भी बढ़ जाती है। तो दो बातें मेन, ये मुद्दे की दो है, टीयू और टीयू इज द समेशन ऑफ एमयू। एक एप्पल को खा के 10 का सेटिस्फेक्शन, दो एप्पल को खा के 17 टीयू हो गया, और एमयू क्या हो गया? ये एमयू हो गया। एमयू इज द एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट। एक से दो गए, एक एडिशनल हो गया, उसको खा के एडिशनली 7 का मेरे को मिला। ठीक है, अब वांट्स को क्लासिफाई इन्होंने किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहां से। तीन तरीकों की वांट होती है, एक नेसेसरी, एक कंफर्ट और एक लग्जरी। एक तो नेसेसरी होती है जो अपने को चाहिए ही चाहिए अपनी लिविंग चलाने के लिए, जैसे भोजन। कपड़े कैसे भी पहने हो, बेसिक कपड़े तो चाहिए। अगर कोई मेल है तो पैंट शर्ट जीन्स टी शर्ट, फीमेल है तो साड़ी सूट, या जो भी उनका भी जीन्स और वगैरह जो भी आता है, ये जरूरी है, मिनिमम बेसिक है, अपने को चाहिए। नेसेसरीज आर दोज विच आर एसेंशियल फॉर लिविंग, and necessary are further subdivided into necessary for life or existence, necessary for efficiency and conventional necessary। जैसे हमारी क्लास को अब चलाने के लिए ये कैमरा, लैपटॉप और ये नेसेसरी बन चुका है या नहीं है? तो मान लो मेरा भी लैपटॉप खराब हो जाए तो चले एक आधी क्लास तो दे देंगे हम, कोई बात नहीं, बिना लैपटॉप के भी, बट सारी क्लासेस बिना लैपटॉप के दी मेरे को परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी एफिशिएंसी के लिए बहुत जरूरी है। Necessary for life are things necessary to meet the minimum physiological needs for the maintenance of life, जैसे कि minimum amount of food, clothing and shelter। अंग्रेजी में कहते हैं रोटी कपड़ा और। फिर है man requires something more than the necessity of life to maintain longevity, energy and efficiency of work, जैसे नरिशिंग फूड चाहिए। अब देख, खाना तो सब खाते हैं, लेकिन फूड भी थोड़ा क्या होना चाहिए जिसमें नरिशमेंट हो। एडिकेट क्लोथिंग, अब कपड़े कुछ भी पहने, अब मैं मान लो एक टी शर्ट पहन गया, उस पर लिखा मेरे बाप का कातिल तू, ठीक है। तुम्हें अच्छा लगेगा ऐसे टी शर्ट पहन के पढ़ा रहा हूँ? तुम अपने आप को जो है क्रिमिनल समझोगे, हत्यारा। सर यार मुझे कह रहे हैं ये तो बात है ना भाई, हमें पढ़ाने के लिए बहुत सिंपल। अभी तो गर्मी आया तो ये टी शर्ट वी शर्ट पहन लेते हैं, सर्दियां होती है कोट पैंट टाई वाई पहन के फुल, मतलब ऐसे ही प्रोफेशनल बन के आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे काम की क्या है, रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही डॉक्टर आता है, डॉक्टर को देखा है थोड़ा सही तरीके से, अब डॉक्टर पजामे से में आ जाए, कहाँ है पेशेंट? तो भाग साले, पेशेंट को मारेगा तो जान से, समझ रहे हो? तो कपड़े भी मैटर करते हैं। क्लीन वाटर चाहिए, अब पानी तो सब जगह है, लेकिन क्यों लोग आरओ का पानी पीते हैं? टंकी वाला पानी क्यों नहीं पीते? वो भी तो पीने लायक होता है, वो हेल्थी नहीं होता। कंफर्टेबल ड्वेलिंग, एडुकेशन, रिक्रिएशन एक्सेट्रा, तो these are necessary for efficiency। और conventional necessary arise either due to pressure of habit और due to compelling social custom। जैसे गाड़ी जो आई थी वो पहले किसी के पास नहीं थी, फिर वो सबके पास होने लगी। कितने बच्चों ने घड़ी पहनी हुई है, वॉच? ये कितने सारे हैं यहाँ पर जिन्होंने घड़ी पहनी हुई है। अभी तो तुम लोग चलो स्टूडेंट हो, अच्छा आजकल फोन फान है, घड़ी की कोई आवश्यकता है नहीं।
लेकिन फिर भी पहनी हुई है। क्यों? कस्टम है, एक सोशल कस्टम है। लोग हमें जज करते हैं, कितनी अंगूठी है, चेन है या नहीं है, घड़ी है, गाड़ी कौन सी है। समझ गए? तो कुछ हैबिट हमें उसकी वजह से भी हो जाती है, वो भी नेसेसरीज बन जाती है। जैसे घर में एसी चलता हो या नहीं चलता, होना चाहिए। बेशक मम्मी 1 घंटा चला के कमरा ठंडा हो गया, चलो, लेकिन एसी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेहमान आएंगे तो देखेंगे, इनके घर तो एसी भी नहीं है। वैसे तो ये बहुत बोलती है, 6,000 की साड़ी पहनती है। समझ रहे हो कुछ क्या कहना चाह रहा हूँ? अब है कंफर्ट की चीज। अब कंफर्ट, भाई देखो, दाल रोटी मिल जाए, सब्जी मिल जाए, एक आधा फ्रूट मिल जाए, दूध दही मिल जाए, क्या बताओ जीवन में कोई कमी है? पहले के लोग इसी में पूरा जीवन गुजार देते थे। लेकिन अब थोड़ा सा कंफर्ट भी आने लगा, थोड़ा वांट सेटिस्फाइंग भी आने लगा है। जैसे टेस्टी एंड होलसमनेस फूड, मतलब अब फूड तो चाहिए लेकिन बहुत टेस्टी वाला। अब घर तो चाहिए लेकिन बिल्कुल समंदर के सामने वाला फ्लोर होना चाहिए, अच्छी अच्छी सुबह हवा है, बैल्कनी हो जहां पर सीधा धूप की किरण सीधा सोते हुए आंख में उसी से आ गई, है ना? ऐसे उठे आदमी, तो ये तमन्ना हो चुकी है अब आदमियों की। अब घर तो वैसे भी पहले भी होते थे। मैं गांव में कई कई दोस्तों के गांव में गया हुआ हूँ, पूरा एरिया होता है उनका बहुत बड़ा। मतलब हमारे यहाँ जितनी प्रॉपर्टी के लिए हम लोग लड़ रहे होते हैं ना, वहां उनकी गाय भैंसे चल रही होती है, वाह, ठीक है। इतनी प्रॉपर्टी गांव वालों के पास गाय भैंसों के लिए सेपरेट होती है। तो वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में एक छोटी सी झोपड़ी सी बनाते हैं, बस रात को सोने के लिए, या कभी बरसात आ जाए तो प्रोटेक्ट करने के लिए, वरना पूरे दिन उसी वहीं घूमते। बाहर खटिया लगा लेंगे, पेड़ होगा, आराम से सो रहे होंगे मस्त। कोई भी जा रहा है उसको उससे और कहा जा रहा है कालिए, ठीक है। गांव वालों का सिस्टम ये होता है। और अभी आजकल अब घर के लिए स्पेशल प्लानिंग होती है। बिल्कुल, गांव वाले पहले इतनी जमीन छोड़, तू ले ले जा, और आजकल इतनी सी जमीन हो तो तू क्यों ले ले, ये तो मेरी जमीन है। सही है। तो अभी गुड हाउस वाला सिस्टम हो गया। हाउस तो सबके पास है लेकिन गुड हाउस। क्लोथ तो सबके पास है, लेकिन वो वाले क्लोथ जो डिफरेंट ओकेजन पे सूट करे हमें। सुबह कुछ और पहन रहे हो तो देखा है तुमने, नाइट ड्रेस अलग, मॉर्निंग ड्रेस अलग, किचन में खाना बनाने की ड्रेस अलग। अब पति पे गुस्सा करना है, रुक जाओ ड्रेस चेंज करके आते, ये गुस्से की ड्रेस है, लाल सूट, ठीक है। सारी ड्रेसेस जो होते हैं वो क्या होती है, अलग अलग ओकेजन पे। जैसे आपने देखा होगा किसी की, फिल्मों में देखा है मैंने, कोई अमीर बंदा मर जाए तो उसकी जो लास्ट सेरेमनी होती है उसमें सब वाइट होते हैं। और हमारे यहाँ नॉर्मल आदमी भाई साहब, ऐसे ही कह रहा हूँ, जैसे किसी को पता लगा कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया और नहा रहा था, बस अंडरवियर पहना हुआ था, उसी में दौड़ेगा भाई, उसी में दौड़ रहा होगा वहां पे। और वो तो तब भाग रहा है जब सिर्फ एक्सीडेंट हुआ है, डेथ हो गई तो मान लो कि कुछ नहीं पहना था तो भी चला जाएगा, कोई बात नहीं, जा रणवीर सिंह बन जाएगा, ठीक है। लेकिन उन लोगों को बहुत टाइम है, क्यों? क्योंकि उनकी सोसाइटी में होता है ऐसा कि वहां पर डेथ पे 13वीं पे क्या पहनना है ये डिसाइड होता है। और ये वाकई में होता है, तुम बिलीव नहीं करोगे। वाकई में डेथ पे 13वीं पे क्या पहनना है, किस तरीके से बिहेव करना है, वो सब उनका सोसाइटी कस्टम होता है। तो ये आपका क्या है, कंफर्ट जोन। डन है भाई। ऑडियो विजुअल्स, लेबर सेविंग इक्विपमेंट एक्सेट्रा मेक लाइफ मोर। जैसे पहले आपको मैं बताऊं, पहले बच्चों की जो डिलीवरीज होती थी, वो गांव की लोकल दाई माँ आती थी, वो डिलीवरी करके चली जाती थी। गलत तो नहीं है? आजकल डिलीवरी के लिए 5-5 लाख रुपए के पैकेजेस होते हैं। कंफर्ट जोन होगा, ये होगा, वो होगा, 3 रूम होंगे, 2 एसी होंगे, सोफे होंगे, ये बताया जा रहा है पेरेंट्स को। पेरेंट्स वहां बस इतना पूछे डॉक्टर होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, 5-5 लाख रुपए का, क्यों? वो कंफर्ट जोन है। सही है। अब लग्जरी की बात करते हैं, चलो जी। लग्जरीज आर दोज वांट विच आर सुपर फ्लॉज एंड एक्सपेंसिव, जो कि एसेंशियल नहीं है। अब जैसे दुनिया चाहती है, सोचती है यूएस हम भी जाएंगे,
बट 99.99% पॉपुलेशन बिना यूएस जाए ही नर्क में चली जाती है, मतलब मर जाती है। अच्छा, स्वर्ग में नहीं जाने वाले हम लोग, तुम्हें लग रहा हो तो। हम नरक के ही प्रोडक्ट है सारे। तो luxuries are those want which are superfluous and expensive. They are not essential for living, and items such as expensive clothing, exclusive vintage cars। अब गाड़ी तो मारुति सुजुकी वैगनआर भी है, उसमें भी पहुंच ही जाओगे तुम्हें जहां जाना हो। नहीं, लोग लेते हैं दूसरी गाड़ी, डिफेंडर, ऑडी, मर्सिडीज, और भी महंगी महंगी गाड़ी है, पोर्श, है ना। क्लासी फर्नीचर। मैं गया था एक कहीं पर, इनवाइट किया गया था मुझे कि हमारे घर में एक टेम्पल सेट हुआ है, मंदिर होता नहीं, कोई मंदिर में विग्रह रखे जाते हैं, तो पहली बार इनवाइट किया जाता सबको। तो मुझे इनवाइट किया, लास्ट ईयर की बात है, मैं भी गया था। वो डॉक्टर थे, हस्बैंड वाइफ दोनों, बहुत अच्छे, बहुत नाइस फैमिली, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो गए तो उनके पास, अ, हम लोग गए, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, 1.5 पौने 2 साल पहले। उन्होंने टेम्पल जो लिया हुआ था, वो टेम्पल था 8-9 लाख रुपए का। उसका फर्नीचर जयपुर से था, विग्रह पूरे जयपुर से, मतलब समझ रहे हो। 8-9 लाख के तो मंदिर नहीं होते असली वाले, उनके घर का टेम्पल 8 लाख रुपए के आसपास। क्या है, लग्जरी है, पैसा बहुत है, हस्बैंड वाइफ पे, दोनों ही बहुत बड़े डॉक्टर है। उनकी पर डे की इनकम लाख रुपए प्लस होती, मतलब 80-90 लाख रुपए महीने का कमा लेते। तो वो लग्जरी पे जाते हैं, बिजनेस क्लास। सही है, समझ गए। द अबव कैटेगराइजेशन इज नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होती, रिजिड नेसेसरी है, चाहिए ही चाहिए, बट इसको आप कंफर्ट, मतलब कम पैसे हैं तो छोड़ दो, ज्यादा है तो कर लो, ऑल वेल। तो तीन है, नेसेसरी, कंफर्ट और लग्जरी। अच्छा, टीयू और एमयू का रिलेशनशिप क्या होता है। टीयू बढ़ रहा है घटती दर से, और एमयू कम हो रहा है, एंड में क्या हो रहा है, जब टीयू हाईएस्ट है एमयू जीरो होता है। जब टीयू बढ़ रहा होता है तो एमयू पॉजिटिव रहता है, और जब टीयू गिर रहा है तो एमयू क्या है, नेगेटिव। इस हाईएस्ट पॉइंट को पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। टीयू का सैचुरेशन है, और एमयू का पॉइंट ऑफ सेटिएटी। ऑल वेल है, सही है भाई। तो इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मैंने बोला। अब ये टॉपिक है कंज्यूमर सरप्लस। जरा इसको समझते हैं, मतलब हमारी क्लास के लिए ये वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, कोई चीज 2,000 रुपए की है, आपको 1,000 रुपए में मिल जाए, सेम क्वालिटी, तो आपका क्या हो गया। समझ गए। कोई भी चीज है, मैं नॉर्मली कंज्यूमर इक्विवेलेंट में ही पढ़ाया हुआ है, जो राइट वर्ड जाता है तो वहां क्या होता है, सरप्लस हो जाता है। तो इसको बता रहा है, द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वाज प्रोपाउंडेड बाय अल्फ्रेड मार्शल। कौन है ये, फादर। माइक्रो, consumer surplus is a measure of welfare that people gain from consuming goods, and it measure the benefits buyer receive from participating in a market। मतलब बायर मार्केट से कुछ खरीद रहे हैं तो उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है, अपने प्राइस के अलावा ऊपर से। मान लो 50 रुपए प्लेट मोमोज है, तुम उस दिन गए, तुम्हें 50 रुपए के 10 पीस आते हैं, तुम्हें उस दिन वो 14 पीस दे दे, हाँ भाई कैसा लगेगा, अय्याशी फुल। कहाँ 10 पीस मिलते हैं, तुम्हें 14 मिल रहे हैं 50 रुपए में। इसीलिए तो बिग बिलियन सेल में जब प्राइस कम होते हैं तो आप लोग परचेज क्या कर देते हो। दिस कंसेप्ट ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस नॉट ओनली इन इकोनॉमिक थ्योरी बट ऑल्सो इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द बिजनेस। किसी भी कमोडिटी की डिमांड जो है वो उसकी यूटिलिटी पे डिपेंड करती है, हाँ या ना। अगर आपका सेटिस्फेक्शन ज्यादा है तो आप उसकी डिमांड करोगे या नहीं। अब बाटा के जूते हैं, एक मिडिल क्लास बंदा 2500 रुपए में बाटा के जूते ले लेता, बिलीव करो अच्छा चलाने वाला हो तो 3-3 4-4 साल तक चल जाते।
सुबह स्कूल जाए पहन के, बच्चों के लिए अगर लेने हो या ऑफिस जाना हो, जो मिडिल क्लास बंदा जिसकी सैलरी 50,000 60,000 है, आराम से बाटा से लेकर आता। जिसकी 4 लाख है वो एडिडास नाइकी, 3 लाख वाला, 2.5 लाख वाला, 2 लाख वाला, 2 लाख 1.5 लाख वाला भी जाता है। ठीक है। इफ ए कंज्यूमर गेट्स मोर यूटिलिटी फ्रॉम ए कमोडिटी ही वुड बी विलिंग टू पे अ हायर प्राइस एंड वाइस वर्सा। अगर किसी से यूटिलिटी बढ़िया मिल रही है तो वो थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे भी दे देता, और यूटिलिटी कम मिल रही है तो वो एक्स्ट्रा तो छोड़, उतने भी नहीं देगा जितने की वो गुड्स है। The willingness to pay of each individual consumer based on his utility determine the demand curve. When price is less than or equal to willingness to pay, the potential consumer purchase the। मैं कब परचेज करूंगा? जब मेरी कीमत प्राइस इज लेस देन या इक्वल टू विलिंगनेस टू पे है। जैसे 1,000 रुपए के गुड्स में मुझे मान लो 10 का सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो गुड्स मुझे 900 में ही 10 का सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो मैं 900 वाला खरीदूंगा, तो मेरा 100 रुपए का क्या हो गया? कंज्यूमर। लेकिन मान लो मैंने कोई 1200 का गुड्स खरीदा और तो भी मुझे 10 का सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, ये तो गड़बड़ है। ऐसे गुड्स को मैं नहीं खरीदूंगा, किसी को रिकमेंडेशन नहीं दूंगा खरीदने की। बोलो बेकार है तो महंगा है। जैसे कई बार तुमने सुना होगा, ऊंचे ऊंची दुकान फीके पकवान। रास्ते में जाओ तुम, कभी टूर वूर पे जाओ, ढाबे पड़ते हैं बड़े महंगे महंगे। अमरीक सुखदेव ढाबा सुना होगा सबने, घटिया है एक नंबर का। जाओ, लेकिन वो पराठा ही कुछ 150 200 का पराठा है। मेरी माँ ने 4 खिलाए हुए, रोज खिलाती है। मैं तो एक दिन काउंट कर रहा था, मैं अपनी माँ का 12 करोड़ का कर्जदार हूँ। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पराठा ओनली। बाकी ममता वमता तो छोड़ो, बाकी फिलहाल मैं पराठे की बात कर रहा हूँ। और वहां सुखदेव पे जा जाके 150 रुपए, एक्चुअली में कुछ नहीं है। बट वो एक अब एक सेंटर पॉइंट बन गया फोटो वोटो लेने का। कोई भी वहां जाता है, अमरीक भाई, अमरीक आना चाहिए, अमरीक ये आना चाहिए फोटो में। फिर वहां खड़े होते हैं, फोटो खींचते हैं, स्टेटस देखने वाले कहते हैं चल साला ये भी फंस गया। चलो, अब मार्शल का ये पॉइंट हमें पढ़ना है। मार्शल डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एज द एक्सेस ऑफ द प्राइस which a consumer would be willing to pay rather than go without a thing over that which is actually does pay is called consumer। मतलब 1200 की चीज 1000 में मिल गई, 1000 उसने पे किया, पे करना था 1200, तो यहाँ 200 रुपए उसके बच गए। तो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू व्हाट इज कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट इज रेडी टू 1200, एक्चुअली 1000, 200 का क्या आ गया? सही है। तो ये कंसेप्ट कंज्यूमर सरप्लस का आया कहां से? ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से ही आया। क्योंकि मेरी यूटिलिटी क्या होती जाती है, तो मैं क्यों इतना महंगा लूं? फोन जब नए नए आए थे, अब आपको बताता हूं इसका तगड़ा आंसर। जब नए फोन आए थे ना 2000 की शुरुआत में, 90s एंड में, मैं अपना बता रहा हूं, मैंने खुद 2008 में दूसरा फोन लिया था। पहले तो मोटरोला का था फ्लैप वाला, एक नोकिया का लिया था, मुझे आज भी याद है, नोकिया का 5210 सीरीज होती थी इनकी। कीपैड फोन था 6,500 रुपए का, जिसको आज तुम 700 रुपए में ना पूछो। जबकि देखो उस टाइम चीजें सस्ती मिलती थी एज कम्पेयर टू आज के दौर पर, लेकिन फोन 6,500 वाला 700 में। आज आपको 10,000 में 64 मेगापिक्सल कैमरा और आपको 128 GB रैम, डबल कैमरा, ड्यूल सिम विद चार्जर वार्जर सब मिल जाता आज की डेट में 10,000 में। क्यों? क्योंकि सर आपकी यूटिलिटी क्या हो गई, पहले नए नए थे वो, पहले किसी की जेब में फोन होने का मतलब राजा था, किंग, चाहे वो कैसा भी फोन हो। हाँ हाँ बिल्कुल, अब कुछ भी, वो मेरी यूटिलिटी की बात कर रहा हूँ ना मैं। मेरी यूटिलिटी समय के साथ क्या होती गई। तो अब मुझे कोई ये नोकिया का फोन दे 6,500 रुपए में, पहली बार तो नोकिया कंपनी बैन हो गई, मतलब बंद हो गई। मान लो सैमसंग वाला दे मेरे को 6,500 में फोन, वही कीपैड, कि सर देखो इसके अंदर 256 MB का मेमोरी कार्ड डलेगा।
अब 256 MB का तो हमारा एक डॉक्यूमेंट नहीं होता आज की डेट में। गलत तो नहीं कह रहा? कोई लेगा उसको 700 में भी कोई ना ले, मैं कह रहा हूँ 500 में ना ले, महंगा है, ऐसे बोल के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी यूटिलिटी धीरे धीरे क्या हो रही है। तो as we know, according to the law of diminishing marginal utility, the more of a thing we have, the lesser the MU it has. In other words, as we purchase more of goods, its MU goes on diminishing. The consumer is in equilibrium when the marginal utility of a good is equal to its, मेरा MU प्राइस के जब बराबर होता है तो कंज्यूमर क्या होता है? देखो सरप्लस जीरो, जितना प्राइस उतनी यूटिलिटी। अब मान लो 20 के प्राइस पे 30 की यूटिलिटी मिल रही है तो 10 का सरप्लस है, 20 के प्राइस पर 28 की, वाह 8 का। मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा, 20 के प्राइस पे 18 की यूटिलिटी अगर मैं लेता हूं तो वहां मेरा कट रहा है। समझ गए? तो यही है ऊंची दुकान और फीके पकवान वाला सिचुएशन। कभी कभी आप ढाबे पे जाओ, 50 रुपए की दाल लो, 5 रुपए की एक रोटी होती है, ऐसा आनंद आता है भाई साहब, कितनी टेस्टी। एक बार थोड़ी सी और दाल भी ले लो तो भी देता है ना? होता नहीं है? आप छोले कुलचों के बाद जाओ, खाते हो, 2 बार भी छोले ले लो, तीसरी बार भी वो और देगा, ले खाते। तो 30 रुपए में आनंद आया था, चल भाई पेट भर गया। और कभी कभी 300 रुपए में एक सैंडविच, एक कॉफी। सैंडविच खोला, जो पॉलीथीन होती है ना, खोल के खोला तो ब्रेड साथ में टूट के नीचे गिर गई, ऐसा दिल टूटता है वहां पे। और खाया तो उसका जो भी वो था उसमें स्मेल आ रही, उसके बारे में चर्चा कर कर भाई यार गलती हो गई। इतने में कॉफी भी ठंडी हो गई, क्योंकि चर्चा कर रहे थे आप उस पे, उसे खोलने में आपने 3 मिनट लगा दिए, मतलब 300 रुपए की धज्जियां उड़ गई आपकी। और कभी कभी 300 रुपए में तो 4-5 दोस्त पेट भर के खाना खाते हैं मस्त। समझ रहे हो? चलो, तो ये सब इन्होंने पूरा ये एक्सप्लेन किया हुआ नीचे। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ दोबारा से बेटे। इक्विलिब्रियम लेवल वो होता है जहां पर प्राइस और यूटिलिटी दोनों क्या होती है। तो देखो कंज्यूमर सरप्लस जीरो है, और इससे ऊपर की अगर आप बात करो, इससे ऊपर यहाँ 10 का फायदा 8, 6, 4, 2, इससे नीचे बंदा नहीं जाता, जा रहा है तो बेवकूफ है। मतलब नहीं जाए तभी ये चेक करते हैं हम, ठीक है? तो ये हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा कर्व है, प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी लेफ्ट साइड, और इधर क्या है, देखो भाई इस प्राइस पे मेरे को ये डिमांड मिल रहा है, इस प्राइस पे क्या मिल रहा है, ये वाला डिमांड मिल रहा है। अब इससे ऊपर अगर मैं जाता हूं तो ये सब मेरा क्या है, सरप्लस है। डन है? पेपर में आपको बनाने को नहीं बोलेगा क्योंकि आपका एमसीक्यू बेस्ड है, बट आपको ये पता होना चाहिए सब कुछ। अब मान लो प्राइस कम हो जाएगा, पी से P1 हो गया, तो डिमांड उसकी क्या हो जाएगी। तो बताओ कंज्यूमर सरप्लस चेंज होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो एप्लीकेशन, अब ये पेपर में आता है, ये समझना। कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस हैज इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। कुछ एप्लीकेशन इन्होंने यहाँ बता रखी होगी। तो नंबर 1, इसको मैं पूरा बताऊंगा आराम से धीरे धीरे। Consumer surplus is a measure of welfare that people gain from consuming goods and services. It is very important to business firm to reflect on the amount of consumer surplus enjoying by different segment of their customer, because consumer who perceive large surplus are more likely to repeat their purchase. एक बात बताओ, हर एक बिजनेसमैन को ये पता नहीं होना चाहिए कि मेरे कंज्यूमर को उसने जो पे किया है उससे ज्यादा मैं फायदा पहुंचा रहा हूं या नहीं, वरना वो कस्टमर मेरे पास रिपीट कस्टमर। तो अगर रिपीट जिसके पास नहीं आ रहे, जैसे हमारा सीए फाउंडेशन बैच होता है, हमारे पास इंटरमीडिएट में बच्चे आते हैं ऑलमोस्ट सारे, ऑलमोस्ट आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फाउंडेशन की मेहनत देखी है हमारे ऊपर कितना करते हैं।
अच्छा मैं आपको ये भी बताऊं, फाउंडेशन में कई बच्चे 12th के होते हैं, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि देख रहे हैं वो कंसिस्टेंसी है, मेहनत है, रेगुलर क्लासेस हैं, डाउट सेशन है, बैकअप है, टेस्ट है, जो होता है सब है। इंस्टीट्यूट के मैट से कोई नहीं पढ़ाता, जनरली डरते हैं टीचर पढ़ाने में। मैं स्टडी मैट को उठाता हूँ सीधा। अच्छा कुछ पढ़ाते हैं तो वो एक कमी करते हैं, वो फिर नोट्स नहीं करवाते। मैं कहा भाड़ में जाओ, पहले नोट्स भी कराओ। अब तो नोट्स प्लस स्टडी मैट, बताओ कुछ बचता है? तो सेटिस्फेक्शन लेवल मेरे को पता होनी चाहिए, मेरा कंज्यूमर जो मुझे पे कर रहा है वो सेटिस्फाइड है या नहीं है। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो रिपीट नहीं होगा, वो गाली देगा बाद में, कहीं भी जाइयो वहां मत जाइयो। नहीं समझे? एक आधे की बात नहीं कर रहा, एक आधा तो हर एक जगह पर होता है, मेजोरिटी ऑफ द कंज्यूमर की बात करें, ठीक है। अब दूसरी बात क्या कहता है, अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सरप्लस कैन हेल्प बिजनेस मैनेजर मेक बेटर डिसीजन अबाउट सेटिंग प्राइसेस। अगर मुझे आपका बेनिफिट, आप कहाँ खुश हो ज्यादा, अगर मुझे वो पता लग गया तो मेरे को प्राइस सेट करना बड़ा इजी रहेगा। कंज्यूमर सरप्लस बिजनेस पर्सन के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कई दुकानें होती हैं, ग्रेटर कैलाश वन में एक दुकान है जिसके अंदर हर 6 महीने में कोई आता है, सेटअप बिठाता है, लाखों का खर्चा करता है, फिर 6 महीने बाद चला जाता है लॉस करवा के। एक्चुअली बिजनेस का फंडा ये है कि आप कितना सामने वाले को बेनिफिट दे रहे हो। देखो ये जो मॉल्स वॉल्स शुरू में जब खुले थे तो ये मॉल्स बहुत चलते थे, अब नहीं चलते ये मॉल्स। अब तो एक रैशनल कंज्यूमर, चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो, वो भी सतर्क हो गया अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को देखकर। वो नहीं लेता 3,000 रुपए का कोई गुड्स अगर वो 3,000 की वर्थ नहीं रखता तो। आया समझ में? वर्थ चाहिए। नंबर 3, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस which takes into account the extent of consumer surplus which the product may fetch। अब मान ले मैं बहुत बड़ा लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट करूंगा रिड्यूसर बनने के लिए, तो मेरे को कॉस्ट बेनिफिट चाहिए या नहीं चाहिए? और मैंने खुद ही सब कुछ महंगे में लिया है तो मैं कंज्यूमर को पक्का महंगे में दूंगा। कंज्यूमर को बेशक आपने अच्छी क्वालिटी दी लेकिन उससे भी ज्यादा महंगा प्राइस रखा तो आपके पास वो वैसे ही नहीं आ रहा। ये हल्दीराम्स वगैरह क्यों चल रहे हैं? क्वालिटी तगड़ी है, जगह बहुत अच्छी है, फुली एयर कंडीशनड है, और प्राइस देख लो मॉडरेट प्राइस है। नहीं तो आप जाओ किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में, छोला भटूरा 500 रुपीज प्लेट, ये अभी 180 190 पे अटके हुए। नॉर्मल दुकान वाले कालका जी में एक शॉप है, मैं उसका नाम भूल गया, 110 रुपए प्लेट है छोले भटूरे। नहीं गोपाल जी नहीं, गोपाल जी के भी इतने ही है, 110। कालका जी बी ब्लॉक में है, महक, यस, है ना, 110 रुपए प्लेट है उनका, छोटी सी दुकान है और चलती है। ओ भैया 10-12 लड़के तो लगातार काम कर रहे होते हैं उनके पास। पर डे का उनका सेल कम से कम नहीं होगा तो 1500 प्लेट का होगा, 1500 से 2000 प्लेट, 2 लाख रुपए की सेल हो गई, है ना। कह रहा है क्या क्यों कर रहे हो, सीए भी है छोले भटूरे की दुकान खोलो। चलो अगला कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है, नॉलेज ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट when a firm consider raising its product price, consumer who enjoy only a small amount or surplus may no longer be willing to buy product at, मतलब कई लोग, तुमने पार्ले जी का नाम सुना है? पार्ले जी ने कभी अपना प्राइस नहीं बढ़ाया, 94 के बाद 2021 में बढ़ा था 4 रुपए से 5 रुपए, वो भी कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, थोड़ी सी क्वांटिटी कम करिए, प्राइस उसे पता है मेरा प्रोडक्ट जैसे ही 6 रुपए का करूंगा आंदोलन हो जाएगा। आ रहा है कुछ समझ में? तो वो कमाते कैसे हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा उनका दिमाग है, वो अभी नहीं बताऊंगा, हमारे पास समय कम है। किसी दिन पार्ले जी की केस स्टडी बताऊंगा क्लास में, ठीक है, कैसे कमाते हैं वो बताऊंगा। चलो
Consumer surplus usually act as a guide to finance ministers when they decide on the product on which taxes have to be imposed and the extent to which a commodity tax has to be raised. अब जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर है फिलहाल निर्मला सीतारमण, ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर को भी एक आइडिया लग जाता है कि कौन से गुड्स पर मुझे टैक्स बढ़ाना है, कौन से गुड्स पर टैक्स। अब जैसे भारत में कई गुड्स का सेल कम हो रहा है, डिमांड कम है, सेल कम हो रहा है, तो गवर्नमेंट उस पर क्या करती है, टैक्स भी हटा देती है। टैक्स हटाएगी तो प्राइस क्या हो जाएगा, तो गवर्नमेंट, तो वो लोग और कुछ समझ रहे हो, और देख रही है कि गवर्नमेंट की भाई ये तो गुड्स ऐसा है जो कि दबा के बिक रहा है, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। आया समझ? अब इसकी कुछ लिमिटेशन है, बस ये लास्ट है, फिर छुट्टी। नेक्स्ट क्लास में सप्लाई करेंगे यूनिट 3, एक ही क्लास में हो जाएगा पूरा वो, ठीक है, क्योंकि वो 80% से ज्यादा डिमांड का भाई है, इसीलिए डिमांड में मैंने 6 लेक्चर लिए थे, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है? इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट दिस कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज हाइपोथेटिकल एंड इल्यूजरी। इल्यूजरी मतलब कंफ्यूजिंग। इन रियल लाइफ द सरप्लस सेटिस्फेक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड अकॉर्डिंगली एक्यूरेटली। रियल लाइफ में आप एक्यूरेट मेजर, consumer surplus cannot be measured precisely because it is difficult to measure the MU or different unit of commodity consumed by a, तो practically possible ही नहीं है। अच्छा, उसने एक एडिशनल यूनिट लिया, कितना MU आया, कैसे बता सकते हो? मैंने पहला छोले भटूरे में पहला भटूरा खाया, दूसरा खाया, अब बताओ मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल बताओ। लोग तुम्हें पागल समझेंगे वहां खड़े होके। जैसे मान लो कोई छोला भटूरा खा रहा है, उसने पहला खाया, पहला टुकड़ा, वहीं हम पहुंच गए माइक लेके, जैसे दूसरा खाया, बताओ पहले और दूसरे में क्या अंतर था, उससे पूछो तुम, वो पहले प्लेट उठाएगा, बोलेगा इधर आ तुम डाले 3 दिन बाद खाना खा रहा हूँ, मूड खराब करने आ गया समझ गए बात को? आप मेजर ही नहीं कर सकते। दूसरा, इन द केस ऑफ नेसेसरी द MU ऑफ द अर्लियर यूनिट आर इनफाइनाइटली लार्ज। इन सच केसेस द कंज्यूमर सरप्लस इज ऑलवेज, तो फिर यहाँ इनफाइनाइट है, वहां तुम कह रहे हो मेजर करो। द कंज्यूमर सरप्लस डिराइव फ्रॉम ए कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ। अब मान लो कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, तो वहां कैसे कंज्यूमर सरप्लस निकालोगे? वो तो उनकी मजबूरी है खरीदना। जब सब्सटीट्यूट है, जैसे कोलगेट वोलगेट ये सब है, ठीक है, साबुन है, साबुन में सब्सटीट्यूट्स है, चाय कॉफी है, सब्सटीट्यूट प्योर सब्सटीट्यूट है। अब मान लो चाय ही होती, तो आप कैसे कंज्यूमर सरप्लस निकालते? वो तो मजबूरी है उनकी पीनी चाय, वहां कैसे निकालो बेनिफिट? ऑल वेल, देयर इज नो सिंपल रूल फॉर डिराइविंग द यूटिलिटी स्केल ऑफ आर्टिकल विच आर यूज ऑफ देयर प्रेस्टीज वैल्यू। जैसे डायमंड, भाई डायमंड तो जितना महंगा होता है कंज्यूमर उतना खरीदता है, तो फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहां गया? समझ गए? ये डिमांड में भी पढ़ाया था, कॉन्स्पिशियस गुड्स में जब डिमांड का ही एप्लीकेबल नहीं होता रूल, तो फिर कंज्यूमर सरप्लस का भी नहीं होता। कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी बिकॉज द MU ऑफ मनी चेंजेस एज परचेज आर मेड एंड कंज्यूमर स्टॉक ऑफ मनी डिमिनिश। जितना ज्यादा परचेज करोगे मनी क्या होती जाती है? तो मार्शल assume that MU of money remain constant, but this assumption is unrealistic. क्या मार्जिनल यूटिलिटी मनी में, मनी के बिना आप कैसे निकाल सकते हो? और मनी से निकालोगे तो वो कह रहा है उसको कांस्टेंट रखना है, तो प्रैक्टिकली ये सब कुछ पॉसिबल नहीं। एंड द कंसेप्ट कैन बी अफेक्टेड ओनली इफ इट इज assumed that utility can be measured in terms of money or otherwise. Many modern economists believe that this cannot be डन बाय, ऐसा होता ही नहीं। तो आईसी हमारा हो गया, आईसी की अजम्पशन हो गई थी रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, ठीक है। आईसी का कर्व हो गया था, ऐसे जाता है, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है। अच्छा, इतने का सेक्रीफाइस किया तो इतना मिला एक के लिए,
फिर 2 का सेक्रीफाइस किया, 1 मिला, फिर 1 का सेक्रीफाइस किया, 1 मिला। तो ये सब क्या है? एम आर एस। एम आर एस मतलब मार्जिनल रेट ऑफ। तो ये हमारा कर्व है जो कि इनफाइनाइट टाइम तक जाता रहता है। एम आर एस मैंने आपको समझा दिया है। देखो यहां पर ये सेक्रीफाइस है, ये गेन, ये सेक्रीफाइस, ये गेन, ये सेक्रीफाइस, ये गेन। डन। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट, यस और नो? यस, ज्यादा ही आगे बढ़ा दिया मैंने। इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द, ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट, या रीजन सेम बताए मैंने नोट्स में। हाइयर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हाइयर लेवल ऑफ, और ये कभी भी किसी भी एक्सिस को, देखो ये टच गलत है, टच नहीं कर सकते, नेवर टच, वरना कॉम्बिनेशन नहीं निकाल सकते आप। बजट लाइन ओके बेटे? बजट लाइन कैसे होती है? ये रही बजट लाइन, और ये डिफरेंट डिफरेंट बजट सेट है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब आता है? देखो इतने सारे इक्विलिब्रियम है, ये वाला जहां आईसी कर्व और बजट लाइन क्या होता है? सेम होता है। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, और यहां से आपकी समरी। बताओ चैप्टर में कुछ छूटा? प्रॉपर डन है। नेक्स्ट क्लास सप्लाई।